Hi guys, myself Humayun Malik and today we are going to discuss JK flip-flop. A JK flip-flop is a refinement of the SR flip-flop to solve the problem of indeterminate state when both inputs are 1. अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि और इस फ्लिप फ्लॉप में जब हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 हो जाते थे तो उस केस में Q और Q बार एक जैसे आते थे जो कि इनडिटर्मिनेट कंडीशन थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जे के फ्लिप फ्लॉप बनाए गए थे। इन जे के फ्लिप फ्लॉप द इनपुट J एंड K बिहेव लाइक इनपुट S एंड R टू सेट एंड रीसेट द फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप के केस के अंदर हमारे पास जो J और K इनपुट्स हैं वो सिमिलर हैं S और R के, जहाँ पर J इज़ फॉर सेट एंड K इज़ फॉर रीसेट। तो अपनी लॉजिक डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हम पहले अपने ग्राफिक सिंबल को डिस्कस करते हैं कि जो कि सिमिलर है विद दी एस और फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक है J और एक है K, और क्लॉक पल्स को हम एक एरो से डिनोट करेंगे और एट दी आउटपुट हमारे पास दो आउटपुट्स होंगी, एक Q होगी और एक Q बार होगी, वेयर Q इज़ द नॉर्मल आउटपुट एंड Q बार इज़ द इन्वर्टेड आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट बेसिकली स्टोर होती है और जो दूसरी आउटपुट होती है Q बार वो Q का कॉम्प्लीमेंट होती है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस आवर लॉजिक डायग्राम। तो J के फ्लिप फ्लॉप को हम एक बेसिक लैच से बनाते हैं और अपनी क्लॉक पल्स को हम दो नैंड गेट से प्रोवाइड करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हम J के फ्लिप फ्लॉप को नॉर लैच यूज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन उस केस के अंदर जो क्लॉक पल्स होगी वो एंड गेट से दी जाएगी। सो अपने इस लेक्चर के अंदर हम इसको नैंड गेट से डिस्कस करेंगे और जिसके अंदर हमारी अपनी जो क्लॉक पल्स होगी वो भी नैंड गेट से प्रोवाइड करेंगे। सो अब आइए डिस्कस करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल को। तो अपने फर्स्ट केस के अंदर हमने हमारी जो प्रेजेंट स्टेट Q है उसको हमने कंसिडर कर लिया है 0 और अपने J और K को भी हमने कंसिडर कर लिया है 0। कैरेक्टरिस्टिक टेबल को समझाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो नैंड गेट होता है उसके अंदर अगर हमारे पास एक भी इनपुट 0 हो जाए तो एट दी रिज़ल्ट हमें 1 मिलता है, और अगर दोनों इनपुट्स 1 हो जाएं तो एज अ रिज़ल्ट हमें 0 मिलता है। सो फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट जो कि हमारी Q है उसको हमने 0 कंसिडर कर लिया है और हमारा J और K भी 0 हैं और क्लॉक पल्स तो 1 होती ही होती है। और अगर एक भी हमें पता है कि अगर कंडीशन में एक भी इनपुट 0 होगी तो हम उसकी आउटपुट को डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं जो कि 1 होगी। सो हमारे पास जो फर्स्ट गेट है उसकी आउटपुट भी यहाँ से 1 हो जाएगी क्योंकि हमारे पास J इस केस में 0 है, और जो सेकंड गेट होगा उसकी आउटपुट भी हमारे पास 1 हो जाएगी क्योंकि इस केस के अंदर हमारे पास K इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से आगे हम इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट गेट की आउटपुट है वो 1 है और सेकंड गेट की आउटपुट है वो भी 1 है। अब इससे आगे प्रोसीड करने के लिए हमें फीडबैक चाहिए होगा जो कि है हमारा प्रेजेंट स्टेट जो कि है Q इज़ इक्वल टू 0, जो हमने इस केस के अंदर कंसिडर की हुई है। सो यहाँ से अब Q इज़ इक्वल टू 0 और सेकंड गेट की आउटपुट हमारी एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 1, क्योंकि हमें पता है कि एक भी इनपुट 0 हुई तो हमारे पास आंसर 1 होगा। सो हमारे पास Q बार इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जैसे हमारे पास Q बार इज़ इक्वल टू 1 होगा तो Q बार और फर्स्ट गेट की आउटपुट एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द थर्ड गेट और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगी 0 आउटपुट। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट थी वही हमारी नेक्स्ट स्टेट है। सो हम ये कहेंगे कि इस केस के अंदर हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। अपने सेकंड केस के अंदर हम कंसिडर करने जा रहे हैं कि हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है वो तो 0 ही है, लेकिन इस केस के अंदर हमारा J भी 0 है लेकिन K इस केस के अंदर हमने 1 कंसिडर कर लिया है और क्लॉक पल्स एज इट इज़ 1 ही रहेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास क्लॉक पल्स 1 ना हो तो हमें एट द आउटपुट कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, हमें रिजल्ट तब भी मिलेंगे जब हमारे पास क्लॉक पल्स 1 होगी। सो क्लॉक पल्स इज़ ऑलवेज मस्ट बी 1। तो इस केस के अंदर हमारे पास J इज़ इक्वल टू 0 है और K इज़ इक्वल टू 1 है, और जब J इज़ इक्वल टू 0 होगा तो हम फर्स्ट गेट की आउटपुट को डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं कि वो 1 होगी। सो इस केस के अंदर हमारे पास फर्स्ट गेट की आउटपुट 1 आ गई है, लेकिन जो हमारे सेकंड गेट की आउटपुट है वो डिपेंड करेगी हमारे फीडबैक के ऊपर, क्योंकि हमारे पास क्लॉक पल्स और K दोनों 1 है।
अब हमारी जो फीडबैक है वो डिसाइड करेगी, अगर वो 0 होगा तो हमें सेकंड गेट की आउटपुट जो होगी वो 1 मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट हमें 1 मिलता है, और अगर वो 1 हुई तो हमें एज अ रिज़ल्ट 0 मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर अगर हमारे पास सारी इनपुट्स 1 होंगी तो एज अ रिज़ल्ट हमें 0 मिलेगा। सो यहाँ पर हमने कंसिडर किया हुआ है कि हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है, जो कि हमारा फीडबैक है, वो हमने 0 कंसिडर किया हुआ है। सो वो और जो हमारे पास के और क्लॉक पल्स हैं वो एक्ट करेंगी, ये तीनों एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द सेकंड गेट, और हमारे पास चूँकि क्यू जो कि प्रेजेंट स्टेट है वो इक्वल टू 0 है, सो हमें एज अ रिज़ल्ट 1 मिलेगा। सो अगेन हमारे पास फर्स्ट और सेकंड गेट की आउटपुट्स इक्वल टू 1 आ गई हैं। अब यहाँ से आगे प्रोसीड करने के लिए हम दोबारा से फीडबैक लेंगे जो कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है और वो इक्वल टू 0 है। सो वो और सेकंड गेट की आउटपुट जो कि 1 है वो एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट, और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 1, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक भी इनपुट 0 हुई तो एज अ रिज़ल्ट हमें 1 मिलेगा। सो अगेन हमारे पास क्यू बार जो है वो 1 आ गया। और जैसे ही हमारे पास क्यू बार 1 होगा तो क्यू बार और फर्स्ट गेट की आउटपुट एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द थर्ड गेट, और एज अ रिज़ल्ट हमें अगेन मिलेगी नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू 0, जो कि आप देख भी सकते हैं अपने टेबल के अंदर। अपने थर्ड केस के अंदर हम कंसिडर करने जा रहे हैं कि हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है वो स्टिल 0 ही है, लेकिन इस केस के अंदर हमने जे को इक्वल टू 1 कंसिडर कर लिया है और के को इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया है। इस केस के अंदर हमने j को इक्वल टू 1 और k को इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया, और क्लॉक पल्स एज इट इज़ 1 ही है। और जैसे ही हमारे पास k इक्वल टू 0 है तो हम सेकंड गेट की आउटपुट को डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं कि वो इक्वल टू 1 होगी, लेकिन इस केस के अंदर जो हमारा फर्स्ट गेट है उसकी आउटपुट डिपेंड करेगी हमारे फीडबैक के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों इनपुट 1 है तो हमारा फीडबैक डिसाइड करेगा कि अगर वो 1 हुआ तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 मिलेगी, और अगर वो 0 हुआ तो हमें आउटपुट 1 मिलेगी। और इस केस के अंदर हमने ये कंसिडर किया कि जो हमारे पास Q है वो इक्वल टू 0 है। अगर Q इक्वल टू 0 है तो Q बार जो कि इसका कम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल टू 1 होगा, और ये फीडबैक के तौर पर एक्ट करेगा, और Q बार की वैल्यू J और क्लॉक पल्स की वैल्यू एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फर्स्ट गेट। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों इनपुट्स 1 हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0, क्योंकि हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर अगर सारी इनपुट्स 1 हो तो हमें एज अ रिज़ल्ट 0 मिलता है। सो अभी तक हमने ये कंक्लूड किया है कि हमारे जो फर्स्ट गेट है उसकी आउटपुट 0 आ गई है, और जो हमारा सेकंड गेट है उसकी आउटपुट 1 आ गई है। अब यहाँ से आगे प्रोसीड करने के लिए हमें पता है कि अगर हमारे पास एक भी इनपुट 0 हो तो हम डायरेक्टली ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट होगी वो 1 होगी। सो जो फर्स्ट गेट की आउटपुट है वहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो हमारे पास थर्ड गेट की आउटपुट होगी वो डायरेक्टली 1 होगी। और अगर थर्ड गेट की आउटपुट हमारे पास 1 होगी तो हम इस थर्ड गेट की आउटपुट को और सेकंड गेट की आउटपुट को एक्ट करेंगी वो एज अ इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट, और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0। सो इस केस के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो 1 आई है, जो कि आप देख सकते हैं अपने टेबल के अंदर। अपने फोर्थ केस के अंदर हम कंसिडर करने जा रहे हैं कि हमारे पास Q अगेन 0 है जो कि प्रेजेंट स्टेट है, और क्लॉक पल्स भी एज इट इज़ हमारे पास 1 ही है। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो फोर्थ केस है जो कि हमारे पास एस आर जो हमारा पिछला लेक्चर था SR फ्लिप फ्लॉप, उसके केस के अंदर हमारे पास इनडिटर्मिनेट कंडीशन आ गई थी जिसको हमने डिनोट किया था डोंट केयर के साथ। ये वो केस है फोर्थ केस जिसके अंदर हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 होंगी। सो इस केस के अंदर हमारे पास J भी इक्वल टू 1 होगा और K भी इक्वल टू 1 होगा, और प्रेजेंट स्टेट जो कि Q है वो इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे फीडबैक को, और हमें पता है कि अगर हमने प्रेजेंट स्टेट जो कि Q है उसको हमने 0 का कंसिडर किया हुआ है तो जो हमारे पास Q बार होगा वो उसी का कम्प्लीमेंट होता है तो वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो Q बार है वो फीडबैक देगा फर्स्ट गेट को, और जो Q है वो फीडबैक देगा सेकंड गेट को। तो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं Q बार को, तो हमारे पास Q बार J और क्लॉक पल्स एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फर्स्ट गेट, और हम यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो तीनों इनपुट्स हैं वो 1 है। सो एज अ रिज़ल्ट हमें 0 मिलेगा।
और अब कंसिडर करते हैं अपने दूसरे केस को, जो कि सेकंड गेट का केस है। और इसके अंदर हमारे पास जो फीडबैक है वो 0 है और क्लॉक पल्स और के दोनों 1 है। लेकिन जो कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट जो कि फीडबैक है वो 0 है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास आउटपुट 1 की इक्वल आएगी। और आगे प्रोसीड करते हुए हम ये डायरेक्टली कहेंगे कि चूँकि फर्स्ट गेट की आउटपुट हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो थर्ड गेट की आउटपुट डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो इक्वल टू 1 होगी। और जैसे ही थर्ड गेट की आउटपुट इक्वल टू 1 होगी, तो थर्ड गेट की आउटपुट और सेकंड गेट की आउटपुट ऐड करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट, और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगी 0 जो कि फोर्थ गेट की आउटपुट होगी। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारी जो प्रेजेंट स्टेट थी वो 0 थी और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आ गई है वो 1 की इक्वल आ गई है। सो ये हमने जो एस और फ्लिप फ्लॉप के अंदर इनडिटर्मिनेट कंडीशन थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर हमारे पास डोंट केयर नहीं आया, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास नेक्स्ट केस जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है वो इक्वल टू 1 आ गई है। और सिमिलर मेथड को आपने यूज़ करना है और आपके जो नेक्स्ट 4 केसेस हैं उनको भी आपने सॉल्व करना है, जिसके अंदर हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट है वो इक्वल टू 1 है और हमारे पास जे और के इस केस के अंदर फिफ्थ केस के अंदर दोनों 0 हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 1, और हम कहेंगे कि इस केस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। सो हम कहेंगे कि इस केस के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। सो नेक्स्ट स्टेट इज़ विद नो चेंज। और अपने सिक्स्थ केस के अंदर हमारे पास Q जो प्रेजेंट स्टेट है वो इक्वल टू 1 है और जो हमारे पास J है वो इक्वल टू 0 है, बट इस केस के अंदर हमारे पास K इक्वल टू 1 है। सो एज अ रिज़ल्ट हमें जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो इक्वल टू 0 मिलेगी। अपने सेवन्थ केस के अंदर हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट है वो 1 है, J इक्वल टू 1 है, लेकिन K इस केस के अंदर इक्वल टू 0 है। सो एज अ रिज़ल्ट हमें जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो 1 की इक्वल होगी। और अपने लास्ट केस के अंदर जो कि दोबारा से इनडिटर्मिनेट कंडीशन जहाँ पर आ गई थी हमारे पास पिछले एस और के केस में, उसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट है वो 1 की इक्वल है, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास J और K अगेन दोनों 1 की इक्वल हैं। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो इक्वल टू 0 आई है। सो यहाँ से हमने J के फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए एस और फ्लिप फ्लॉप के केस के अंदर जो हमारे पास इनडिटर्मिनेट कंडीशन आ रही थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है। सो अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कंसिडर करने जा रहे हैं हम फॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे के मैप को। सो आइए डिस्कस करते हैं अपने के मैप को, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा के मैप होता है वो हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल, जो कि अभी हमने ड्रॉ किया है। सो अभी हम के मैप को डिस्कस करते हैं। के मैप के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे और ये 8 ब्लॉक्स का मैप बनेगा। सो हम अपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देख सकते हैं और वहाँ से हम क्लियरली ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो 1 है वो आया है सेकंड केस के अंदर, थर्ड केस के अंदर, फोर्थ केस के अंदर और सिक्स्थ केस के अंदर। सो हम अपने के ब्लॉक के अंदर लिखेंगे जहाँ जहाँ पर हमारे पास थर्ड, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ ब्लॉक्स हैं उनके अंदर हम 1 पुट कर देंगे और इसके बाद हम इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। और हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक ग्रुप बनेगा 2 और 3 का और एक ग्रुप बनेगा 4 और 6 का। सो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो होगी QT+1 इज इक्वल टू Q बार J प्लस Q K बार। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है J के फ्लिप फ्लॉप को, और इसके अंदर हमने जो कि S और फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास इनडिटर्मिनेट कंडीशन आ रही थी उसको हमने सॉल्व कर लिया है। सो मिलते हैं अपने किसी नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।